गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो टॉपिक की डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक की नाइन्थ क्लासेस के जो बोर एटॉमिक मॉडल था। हम उस नाइन्थ टॉपिक के बोर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस तो करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि जो नाइन्थ टॉपिक में जो बोर्स के एटॉमिक मॉडल है वो सिर्फ दो पोस्टुलेट है। हम क्या करेंगे कि जो बोर मॉडल है, बोर्स एटॉमिक मॉडल है, ये बोर्स एटॉमिक मॉडल को हमने नाइन्थ का दो पोस्टुलेट है, नाइन्थ वाले दो पोस्टुलेट जब मैंने पढ़ाऊंगा, दो पोस्टुलेट पढ़ के आप निकल जाओ। उसके बाद जो टॉपिक होगा हमें नाइन्थ क्लासेस के बोर मॉडल, 11th क्लासेस के केमिस्ट्री का बोर मॉडल एंड हमने 12th क्लासेस के फिजिक्स में जो बोर मॉडल है उन सबको मिलाकर क्लासेस दे रहे हैं। यानी आपके नीट आईआईटी जेईई मेंस एडवांस तक टॉपिक कवर होगा। लेकिन स्टार्टिंग का दो पोस्टुलेट नाइन्थ क्लासेस के लिए जरूर कहूंगा, उनका बुक्स मैंने चेक करा। राइट, अब मैंने बोर मॉडल को इस तरीका से पढ़ाऊंगा। ये है मेरा कंटेंट। बोर मॉडल हमारा नाइन्थ के टॉपिक के हिसाब से मैंने लेक्चर नंबर 11 करा है। अगर आप आईआईटी करोगे ठीक है, नीट करोगे ठीक है, लेकिन जो नाइन्थ क्लासेस में एटम मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है वो उस रास्ते हो के अगर आप सही से तैयारी करोगे तो आपके प्रिपरेशन सही होगा और मार्क अच्छा आएगा। क्योंकि आप आईआईटी करोगे आपको एटॉमिक नंबर पता नहीं होगा, आप आईआईटी करोगे आप मोलर मास निकाल नहीं पाते हो, आप आईआईटी करोगे लेकिन आप कोई फार्मूला लिख नहीं पाओगे। ठीक है, सपोज मैंने अचानक बोल दूंगा कि सोडियम थायोसल्फेट है तो आपको थायोसल्फेट का चार्ज पता नहीं होगा, तो वैसे नहीं चलेगा। कि सोचने से नहीं होता है आईआईटी। एडवांस तो पढ़ाने के लिए टीचर को डर लगता है, प्रैक्टिकल बात है। नीट जेईई का तो अलग बात होता है। तो सवाल ये होता है कि आप अगर सोचोगे तो उसके लिए काम भी करोगे। सिस्टमेटिक तरीका सारे वीडियो देख लेना, कैसे भी देख लेना, खुद भी पढ़ लेना, लेकिन कर लेना। अब मैंने ये जो कंटेंट बनाया बोर्स पोस्टुलेट से, बोर्स इक्वेशन, सेल्फ क्वेश्चन, मेरा मतलब है कि ये मेरा कंटेंट है। इनको मैंने 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। पहला पार्ट में क्या पढ़ाऊंगा देख लो, बोर्स पोस्टुलेट्स, बोर्स इक्वेशन जो डेरिवेशन होकर फिजिक्स के लिए होता है, एंड सेल्फ क्वेश्चन से मैंने जो भी फॉर्मूला निकलेगा उसको मैं अपने अंदाज से कुछ क्वेश्चंस में करूंगा। उसके बाद पार्ट 2 में, ये नेक्स्ट वीडियो में जरूर होगा, हॉट क्वेश्चंस फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई जो बोर मॉडल के ऊपर हमने पढ़े थे। उसके बाद पार्ट 3 में हमने एनर्जी ट्रांजिशन एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर थ्योरी करके उसके ऊपर सारे क्वेश्चन से करेंगे जो भी नीट जेईई मेंस एडवांस के होंगे। इस तरीका से मैंने बांट दिया। चलो हमें पढ़ते हैं। हमारा मेन टॉपिक ही बोर पोस्टुलेट के पास चलते हैं। ये वाला पार्ट 1 के पास हम जाएंगे। आ गया हमारा पेज बोर पोस्टुलेट्स। बेटा तुम लोगों को समझाने के लिए इधर से लिखा हुआ है टॉपिक ही, मैं तुमको एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, आप पीछे से नोट्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बोर पोस्टुलेट है क्या एंड ये आया क्यों। बेटा जो 1911 में इसके अंदर में 13 लिखा हुआ है बोर का, लेकिन 1911 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आने के बाद रदरफोर्ड अपना अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड एक्सपेरिमेंट करवा के, बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया है कि जो सेंटर ऑफ एटम के पास से न्यूक्लियस होता है एंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। लेकिन उसको मैक्सवेल ने डिस्प्रूव करके बोला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक दूसरे चार्ज पार्टिकल को रोटेट करता है तो वो एनर्जी लॉस करेगा एंड वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी धीरे धीरे कम होके वो न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, तो फिर एटम्स कोलैप्स हो जाएंगे। लेकिन कभी कोई एटम्स कोलैप्स होता है? एटम्स कोलैप्स होता तो ये पेन नहीं होता, या हमारा बॉडी नहीं होता, सेल, हमारा सेल्स भी डैमेज हो जाता। यानी एटम्स कोलैप्स नहीं होता है, ये सच है जो आप आंखों में देखते हो। तो 1913 में उसी को सही से प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है तो बोर एटॉमिक मॉडल आया।
मैंने यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि बोर एटॉमिक मॉडल अपडेट है एंड अप टू डेट तरीका से है एंड ये सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बोर ने जो बोला था मैं वो पढ़ाऊंगा। तो बोर ने जो 1913 में 2 साल के बाद आके अपने एक क्लियर कट पिक्चर दिया कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, वही बात हमें पोस्टुलेट के हिसाब से पढ़ेंगे। बेटा पहला पोस्टुलेट होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, थोड़ा मैं इसको आगे ले लूंगा, आपको समझा, आप इससे नोट करोगे, मैं आपको समझाऊंगा। पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एंगुलर सर्कुलर 2-dimensional path known as a orbit। एंगुलर सर्कुलर 2-dimensional path known as a orbit। तो उसने बोला कि ये अगर न्यूक्लियस है तो एक होता है ऑर्बिट, फिर ये भी एक ऑर्बिट होता है, फिर ऑर्बिट होता है एक और, फिर एक ऑर्बिट हमें यहाँ पर बना सकते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑर्बिट। और भी ऑर्बिट हाइपोथेटिकली बोला जाता है, हाइपोथेटिकली बोला जाता है कि इतने इतने ऑर्बिट्स होते हैं, और भी ऑर्बिट होते हैं, यानी KLM ETC बोलते हैं। हाइपोथेटिकली कितने ऑर्बिट तक हमें जा सकते हैं। सवाल है कि जो क्वेश्चन से बोर ने पहला पोस्टुलेट बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एंगुलर सर्कुलर 2-dimensional पाथ इज नोन एज ए ऑर्बिट। तो यही ऑर्बिट 4 है। तो ये जो ऑर्बिट, इस ऑर्बिट का नाम अगर हम दे देंगे, इस ऑर्बिट का नाम K, इस ऑर्बिट का नाम L, इस ऑर्बिट का नाम M, दिस ऑर्बिट का नाम N, इस तरीका से ऑर्बिट होते हैं, आगे भी होते हैं, नाम फाम कुछ आया नहीं। हाइपोथेटिकल बोला, और भी ऑर्बिट है, KLMN के अलावा और भी ऑर्बिट बोला जाता है, लेकिन जनरली KLMN ऑर्बिट बोला गया है। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमता है। पहला पोस्टुलेट तो आपने 9th क्लासेस के लिए इसको रख लोगे। सेकंड पोस्टुलेट जो है इसके अंदर में मेंशन हुआ है, मैंने दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। सेकंड पोस्टुलेट जो है, इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में घूमता है तो जितना बड़ा ऑर्बिट होगा उतने ज्यादा एनर्जी होंगे। ये बात तो बिल्कुल सच है। कैसे ना, K के पास जितना एनर्जी है वो बहुत कम है, L के पास उससे ज्यादा है, M के पास उससे ज्यादा है, एंड N के पास और ज्यादा है। यानी जब जब एनर्जी, जब जब ऑर्बिट बढ़ेगा उसके एनर्जी ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। ऐसा क्यों ना, आपको तुमने देखा होगा कि जनरली इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो एनर्जी कैलकुलेशन करके हम रखेंगे, दैट वाज एक्सप्रेस्ड इन ए नेगेटिव फॉर्म। बेटा एनर्जी को नेगेटिव होगा, लेकिन ऐसा कैलकुलेट किया गया है जो सबसे लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन के या उस ऑर्बिट के एनर्जी 0 होंगे। अगर सबसे लास्ट सेल का एनर्जी 0 है तो आप अज्यूम करो, ये एक मान के ले लो कि जो नीचे होगा एनर्जी, जो नीचे वाले ऑर्बिट होंगे 1 2 3 4 10 20 25 30 कुछ भी ले लो, तो उन सब ऑर्बिट में जो एनर्जी होंगे उस एनर्जी नेगेटिव होगा। लेकिन सबसे लास्ट एनर्जी, सबसे लास्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो 0 है। वो 0 क्यों है, थोड़ा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब बताऊंगा तो शायद बता दूंगा। तो अब सिंपल इतना ही है आपका सेकंड पोस्टुलेट, जितना बड़ा ऑर्बिट उतना ज्यादा एनर्जी। तो N बड़ा है तो उसका एनर्जी ज्यादा है। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, यहीं पर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, इसमें घूमता है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता है, ठीक है ना। सबका अलग अलग ऑर्बिट, जैसे तुम्हारा घर अलग है, दूसरा पड़ोसी का घर अलग है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस घर में रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस घर में रहते हैं, सबका अपना अपना आइडेंटिटी है, अपनी अपनी स्टेबिलिटी है। आगे बताऊंगा। अब मेरा 2 पोस्टुलेट हो गया कि इलेक्ट्रॉन जब अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं, हायर ऑर्बिट के जो एनर्जी होता है, हायर ऑर्बिट के जो एनर्जी होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होता है, यानी एनर्जी हायर ऑर्बिट हैज ए मैक्सिमम एनर्जी। ओके, तो ठीक उसी तरीका से हमें सेकेंड ऑर्बिट के पास जब गए, हमारा मेन तीसरा पोस्टुलेट, नेक्स्ट पोस्टुलेट के पास जब हमें थोड़ा निकलेंगे, इधर देख लो, लिख दिया गया है, मैंने बता दिया कहानी। ईच ऑर्बिट, अब हमें दिखाएंगे आपको कि हर ऑर्बिट के पास
एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल वो थोड़ा अलग था, उन्होंने बोला कुछ भी। अब यहाँ पर जरूर मैं बताऊंगा कि ये जो बोर है, नील बोर, ये एक डैनिश फिजिसिस्ट नील बोर, ही वाज प्रपोज्ड द एटॉमिक मॉडल थ्रू एक्सपेरिमेंट। जो डैनिश फिजिसिस्ट नील बोर, उन्होंने जब बोला था कि हर ऑर्बिट, बोला एवरी ऑर्बिट हैज ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड वही फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैरी करके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, वही फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैरी करके इलेक्ट्रॉन मूव करता है अपने ऑर्बिट में। ठीक है, अब मैं आगे जाऊंगा, ट्रांजिशन की बात करूंगा और रियलिटी बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने ये बोल रहा हूँ 3 नंबर पोस्टुलेट में इलेक्ट्रॉन जो है, बेटा 3 नंबर पोस्टुलेट में बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब मैं जो बात कहने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन इसमें मेंशन होगा, 4 या 3-4 के पोस्टुलेट में होंगे। बेटा ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट का मतलब होता है एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज फिक्स्ड एंड उसी फिक्स्ड एनर्जी को कैरी कर कर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करेगा इन ए स्टेबल फॉर्म एंड दिस एनर्जी इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? एनर्जी का डिस्क्रीट मतलब फिक्स्ड अमाउंट, एक पैकेट ऑफ एनर्जी। बिकॉज मैं यही बात बोलने वाला था डैनिश फिजिसिस्ट नील बोर के बारे में। इट्स एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड अपॉन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल अगर आपको दूंगा, ये मतलब एक पेन का, सपोज एक पेन का कॉस्ट होता है 10 रुपीज़। अगर मैं आपको 15 रुपया दूंगा, क्या आप 1.5 पेन लाओगे? नहीं लाओगे, आप एक पेन लाओगे। फिर जब और आपके पास 10 रुपया हो जाएगा तो आप दूसरा पेन खरीदोगे। एग्जैक्टली तो एक पैकेट ऑफ एनर्जी जो प्लैंक्स ने बोला था कि जब भी किसी के पास एक पैकेट ऑफ एनर्जी हो जाता है तो वो एनर्जी छोड़ेगा या ऑब्जर्व करेगा पैकेट के फॉर्म में, राइट। तो ये कंसेप्ट एक्चुअली बोर मॉडल में फिट बैठता है एंड बोर मॉडल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को बेस करके ही बनाया अपना एटॉमिक मॉडल। अब अभी जो मैंने ये बोला कि क्वांटाइजेशन यानी बोर के हिसाब से दोनों एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, ये बात को थोड़ा मैं बोलता हूं कैसे ना। बोर ने ये बोला, दोबारा के डायग्राम बनता हूं। बोर ने बोला जब इलेक्ट्रॉन किसी एंगुलर ऑर्बिट में घूमता है तो वो उसी ऑर्बिट में जितना एनर्जी है उसी एनर्जी को लेकर अपना स्टेबिलिटी के साथ उस ऑर्बिट में घूमता है। फिर बोर ने दूसरा बोला खाली एनर्जी क्वांटाइजेशन नहीं है, बोला एंगुलर मोमेंटम उस ऑर्बिट का उतना ही होना चाहिए ताकि वो घूम पाएगा। ध्यान देना, ध्यान से सुनो। एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट तो कई सारे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू कितना होगा? उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम NH/2π। इस बात को थोड़ा समझो, मैं दोबारा बताता हूं। अगर कोई ऑर्बिटल फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है, कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है तो उसके एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए n का वैल्यू 1 H/2π। यानी बोर ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है वो उसी ऑर्बिट इंटू H/2π ऑफ एंगुलर मोमेंटम उसके पास होना चाहिए, तभी वो उसी ऑर्बिट में घूम पाएगा। अदरवाइज वो अपना ऑर्बिट को छोड़ना पड़ेगा, या हायर ऑर्बिट को जाएगा या फिर अपने ऑर्बिट को आएगा। मैंने नहीं कह रहा हूं कि लोअर ऑर्बिट को आएगा। मैंने आगे पढ़ाने वाला हूं ट्रांजिशन का मतलब, मैंने आगे पढ़ाने वाला हूं ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब। तो इसलिए मैंने और नीचे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है तो वो उसी ऑर्बिट इंटू H/2π वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम उसके पास होनी चाहिए, अदरवाइज वो घूमेगा नहीं उधर। यानी दिस अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज फिक्स्ड विथ रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। यानी पर्टिकुलर ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है, पर्टिकुलर ऑर्बिट में
एनर्जी फिक्स्ड है एंड इलेक्ट्रॉन अगर उस ऑर्बिट में घूमेगा तो उसको ऑर्बिट का एनर्जी एंड ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम को मानना पड़ेगा। उतना एनर्जी उतने एंगुलर मोमेंटम होने से इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम पाएगा। दैट्स व्हाई द एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम इज ए डिस्क्रीट वैल्यू, इट इज क्वांटाइज्ड एंड एनर्जी इज ए फिक्स्ड। ये मुझे कहना था। अब आगे ट्रांजिशन में कुछ राज खोलूंगा मैं। तो ये जो NH एंड 2 पाई जो बात होता है MVR इक्वल टू NH अपन 2 पाई, इसके तो छोटा सा डेरिवेशन करूंगा मैं अभी। तो ये था एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। अब यही एंगुलर मोमेंटम को जब अगर मैं थोड़ा सा बोल देना चाहता हूं, देखो बेटे, जब भी मैं ट्रांजिशन के बारे में बात करूंगा इलेक्ट्रॉन बोर पोस्टुलेट के अंदर में, तो उसमें मैंने तो कहूंगा कैसे होता है। और एक पोस्टुलेट, लास्ट पोस्टुलेट कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इलेक्ट्रॉन, मैं थोड़ा डायग्राम करके बताऊंगा आपको, डायग्राम करके बताऊंगा, आप समझोगे। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा, उस ऑर्बिट में घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी रेडिएट करेगा। ये 9th क्लासेस का सेकंड पोस्टुलेट है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक्सप्लेन करने से थोड़ा दिक्कत होगा 9th टीचर को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में घूमेगा, वो उस ऑर्बिट के अंदर में घूमते वक्त कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। while revolving around the nucleus in a particular orbit, electron never radiate any energy। मैंने ये वर्ड नहीं बोलता हूं कि नेवर ऑब्जर्व कब करता है वो कंडीशन में कहूंगा, लेकिन कभी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसी एनर्जी को लेके घूमेगा। और सबसे बड़ी बात है, क्यों ऐसा बात है ना बेटा, जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है वही उसके ग्राउंड स्टेट है। दोबारा कहता हूं, इलेक्ट्रॉन बड़े स्टेबल तरीका से जिस ऑर्बिट में घूमता है वो उसका ग्राउंड स्टेट है, वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन 2 नंबर ऑर्बिट में घूमता है, कोई इलेक्ट्रॉन 2 नंबर ऑर्बिट में घूमता है। ये इलेक्ट्रॉन किसी से एनर्जी ऑब्जर्व करके एक्साइटेड होके हायर ऑर्बिट को जा सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी रेडिएट करके लोअर ऑर्बिट को नहीं आएगा। अगर ऐसा होगा तो एटम कोलैप्स हो जाएगा। बोर ने क्लियर कर दिया, बढ़िया पॉइंट ये है, नहीं आएगा। मैं दोबारा कहता हूं, इस इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट 1 है, वो कभी भी उनके पास एनर्जी 1 से कम नहीं होगा एंड वो नीचे नहीं आएगा। मैंने बोला ग्राउंड स्टेट 1 है। अगर कहीं से एनर्जी ऑब्जर्व होगा, ये इलेक्ट्रॉन 6 नंबर ऑर्बिट को जाएगा तो वहां पर रह नहीं पाएगा। आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखो, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिखाया, मैंने ये पेन को फेंका, जो पेन फेंकूंगा, यहां पर पेन फेंकूंगा, तो क्या ये पेन वहां पर जाके स्टेबल रहा? नहीं रहा, ये फिर दोबारा अपना ओरिजिनल पोजीशन को आ जाएगा। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड हियर, कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर से एनर्जी लेता है, मैंने यही वर्ड भी बोल देता हूं, बाहर से एनर्जी मतलब या तो फोटोन के फॉर्म में, क्वांटम के फॉर्म में एनर्जी लेगा, या तो एटम के कोलिजन के वजह से एनर्जी लेगा। बेटा, ये यूनिवर्स हमेशा स्टेबल की तरफ जाना चाहता है। जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर से मतलब या तो फोटोन से या तो कोलिजन से जो एनर्जी मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है वो थोड़ा तेजी से घूमने लगता है। घूमते घूमते वो हायर ऑर्बिट को जाता है, लेकिन हायर ऑर्बिट उनके लिए सेफ्टी नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए फिर अपने ग्राउंड स्टेट को आना चाहता है, वो फिर वापस आ जाता है। उसी के वजह से ट्रांजिशन शुरू होता है। ठीक है, आप देखो, थ्योरी कहीं से पढ़ोगे, बुक्स में हर ढंग से नहीं है सारे चीजें। मैं क्या बोला कि एनर्जी कहीं से मिलेगा, 2 चीजें से मैंने बताया, एक तो कोलिजन की वजह से एनर्जी मिलता है इलेक्ट्रॉन को, एक फोटोन्स बाहर से एनर्जी ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन कर सकता है, बाहर से कर सकता है। बाहर से बोल रहा हूं 4 बार। अपने ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी ऑब्जर्व नहीं करता है, उनके पास उतना एनर्जी होता है ताकि वो घूमता है, वो क्वांटाइज्ड है। अब मैं कहता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, बाहर का 2 कंडीशन बता दिया,
अगर वो हायर ऑर्बिट को जाएगा, मतलब सपोज सेकेंड ऑर्बिट के पास से 10 किलो जूल है, फास्ट के पास से 5 किलो जूल है, अगर बाहर से 5 किलो जूल ऑब्जर्व करेगा तभी वो सेकेंड को जाएगा, अदरवाइज जा नहीं पाएगा। तो सेकेंड के पास से वो भाई इतना स्टेबल नहीं है, सेकेंड के पास से स्टेबल नहीं होगा, वो कभी ना कभी गिरेगा, कभी ना कभी गिरेगा। तो जब गिरेगा तो अपना फास्ट ऑर्बिट को ही आएगा। और बड़ी बात तो सुनो, अगर 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 4 नंबर ऑर्बिट से कोई 10 नंबर ऑर्बिट को गए जाएगा एक्साइटेड होके, एनर्जी ऑब्जर्व करके, वो पक्का वहां से नीचे आएगा। वो नीचे आते वक्त एनर्जी एमिट करेगा। कभी ये मत समझना जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में घूमता है वो एनर्जी एमिट करता है। नो 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 नो, ये जो पॉइंट बताया गया बुक्स के अंदर में कि एनर्जी नेवर या इलेक्ट्रॉन नेवर रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन पर्टिकुलर ऑर्बिटी, ये बिल्कुल सच है। लेकिन ये सच का कहानी क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन अपना ग्राउंड स्टेट में घूमता है तो वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। अगर ऑब्जर्व करके ऊपर चला गया तो ऊपर से वो पक्का ग्राउंड स्टेट को आएगा एंड वो आते वक्त तो एनर्जी एमिट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है, कब करता है, वो कहीं से एनर्जी लेके जब हायर ऑर्बिट को जाता है, वहां से जब वो वापस आएगा उनको एनर्जी एमिट करना होगा, क्योंकि हायर ऑर्बिटी एक्साइटेड स्टेट है, उसका स्टेबल स्टेट नहीं है, इसीलिए एनर्जी एमिट करता है। जो आपका 9th क्लासेस का सेकंड पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है ऑर्बिट के अंदर में वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, बिल्कुल सच है। लेकिन वो ऑर्बिट उसका ग्राउंड स्टेट है। अगर उसको बाहर से एनर्जी मिलेगा, वो हायर ऑर्बिट को जाएगा, तो वहां से वापस तो उनको पक्का आना ही है। जब वो वापस आएगा वो एनर्जी एमिट करके ही आएगा जितना एनर्जी वो ऑब्जर्व किया था। फिर ट्रांजिशन में मैंने ये बात करूंगा कि दो ऑर्बिट के बीच में जितना एनर्जी का डिफरेंस है, जब वो इलेक्ट्रॉन छलांग मारता है ग्राउंड स्टेट को, वो उतना एनर्जी एमिट करके ही छलांग मारेगा। आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या कहा, क्या बताना चाह रहा था। तो अब हमने यही चीज को देख लेंगे बेटा। देखो ये कहानी है। अब मैंने एक छोटा सा डेरिवेशन करके क्वांटाइजेशन के बारे में चल पड़ूंगा। छोटा सा डेरिवेशन क्या है बेटे, पोस्टुलेट के साथ है ना। जब इलेक्ट्रॉन, देख लो मैंने ये छोटा सा डेरिवेशन कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12वीं बच्चों के लिए, फिजिक्स के लिए। ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में मूव कर रहा है एंगुलर मोमेंट स्पीड में। तो बोर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए अगर इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूमेगा तो इसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम ही उनके पास होना चाहिए। सपोज ये ऑर्बिट 5 नंबर ऑर्बिट है, 2006 IIT जेईई में आया था क्वेश्चन। अगर इलेक्ट्रॉन 5 नंबर ऑर्बिट में है तो उसके एंगुलर मोमेंटम कितना है। तो अगर ये सपोज 5 है तो मैं क्या कहूंगा ना, एंगुलर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम को हमें क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे और उसको MVR बोलेंगे। तो अब मैं बोलूंगा MVR एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। उसको मैंने इस लैंग्वेज में लिखूंगा MVR इक्वल टू NH/2π। यही था बोर इसका एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटी और द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतना एंगुलर मोमेंटम को कैरी करके घूमेगा। दैट इज द फिक्स्ड अमाउंट, वो क्वांटाइज्ड है, स्पेसिफिक है। तो MVR इज इक्वल टू NH/2π। NH/2π n क्या है, अगर ये 1 नंबर ऑर्बिट है तो n क्या होता है, n क्या होता है ना, n होता है 1, n होता है 2, n होता है 3, n होता है 4, n होता है 5, ऐसे करके n होता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमें देखेंगे n का वैल्यू अगर 5 होगा, MVR इक्वल टू 5h/2π, ये ऑप्शन में होगा। तो यहाँ पर n इक्वल टू 5 है, यानी 5 नंबर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये 5h/2π। तो दिस इज आंसर, ऑप्शन में था 2.5h/π। तो ये ऑप्शन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था गलती से। तो ये जो बात ये है, तो अगर मैं आपको एक छोटा डायग्राम बना दूं, इन डायग्राम के अंदर में मैंने आपको, इधर देख लो बेटे, मैंने एक न्यूक्लियस बनाया, मैंने यहाँ पर पहला ऑर्बिट बनाया, दूसरा ऑर्बिट बनाया, तीसरा ऑर्बिट बनाया और एक चौथा ऑर्बिट भी बना दिया।
तो मैं अगर अचानक बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन अभी इधर है एंड ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब इसके एंगुलर मोमेंटम कितना है, इनके एंगुलर मोमेंटम कितना होगा ना 3h/2π। आप इससे समझ जाओ, इसका एंगुलर मोमेंटम होगा 3h, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के एल एंड एम सेल है, तो इसके एंगुलर मोमेंटम 3 हो जाएगा 3h/2π। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उसी ऑर्बिट का वैल्यू इंटू h/2π उनके पास मोमेंटम होनी चाहिए। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन केमिस्ट्री में है, मैंने धीरे धीरे एनसीईआरटी एक्चुअली भूल गया, लेकिन क्वेश्चन मुझे याद है। कौन सा क्वेश्चन से मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट सर्कमफरेंस ऑफ द बोर ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। प्रूव दैट सर्कमफरेंस ऑफ द बोर ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसको हमें डिराइव करेंगे। ओके, सर्कमफरेंस, तो अब हम कहेंगे mvr इक्वल टू NH/2π, ये हमारा फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का। तो हमें जब करेंगे बेटा 2π को इधर ले आएंगे, mv को नीचे ले लेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, 2π को इधर ले लिया, r तो ऐसे ही था, इक्वल टू n रखा, h/mv आ गया। और 2πr h/mv का वैल्यू सबको पता होता है, ये लैम्डा होता है। 2πr इक्वल टू n इंटू लैम्डा, यानी सर्कमफरेंस होता है 2πr, दिस इज इक्वल टू n लैम्डा। इस बात को थोड़ा मैं डायग्राम में दिखाना चाहूंगा। सपोज ये होता है बोर ऑर्बिट, ये होता है ऑर्बिट, ये होता है न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, n लैम्डा में जाता है, पूरे यही होता है सर्कमफरेंस है। इसको हमें क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे 2πr, बोलेंगे 2πr। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है ना, इलेक्ट्रॉन घूमता है ऐसे घूमता है, ये बहुत स्टेबल होता है, एनर्जी लॉस नहीं करता है। ध्यान दो कैसे हुआ ना पहले यहाँ से ये अगर वेव मैनर में जा रहा है तो ये एक लैम्डा, ये एक दूसरा लैम्डा, ये इधर से एक तीसरा लैम्डा, इधर से यहाँ पर अगर जाएगा तो ये एक चौथा लैम्डा। मैं इसी डायग्राम के हिसाब से कह सकता हूँ पूरे सर्कमफरेंस से 2πr इक्वल टू 4 लैम्डा। मैंने ऐसे बोल सकता हूँ कि इसमें 4 लैम्डा है, तो मैनी लैम्डा हो सकता है, कितना भी वेवलेंथ हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है ना, वो एक वेव मैनर में जाता है एंड जिसके वजह से वो एनर्जी लॉस नहीं करता। ये भी एक प्रूव है, एनर्जी लॉस नहीं करता है, तो वो उसी ऑर्बिट के एनर्जी को कैरी करता है एंड एनर्जी रेडिएट नहीं करता। तो अब मैंने ये प्रूव कर दिया, दिस इज द प्रूव हो गया कि 2πr होता है सर्कमफरेंस है। तो सर्कमफरेंस ऑफ द बोर ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी कितने भी वेवलेंथ हो सकता है। मैंने यहाँ पर डायग्राम में 4 वेवलेंथ मेरा बन रहा है, 4, 6, 10, 1000, लाखों, करोड़, कितने भी नंबर ऑफ वेवलेंथ हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर में वेव मैनर में चलता है, घूमता है। तो आई थिंक मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर में मैंने पोस्टुलेट को थोड़ा समझा दिया अपने अंदाज से। तो ये है पोस्टुलेट है, ये पोस्टुलेट को आपने लिख लिया होगा, इनके बारे में मैंने सारे बता दिया और ट्रांजिशन के बारे में पूरी कहानी मैंने क्लियर कर दिया। ये है बोर पोस्टुलेट्स। अब हमारी सेकंड पॉइंट क्या होता है मेरा पहला पार्ट का, बोर इक्वेशन। इस बात को अच्छे से समझो, ये आपका 11th केमिस्ट्री नहीं है। अब 9th वाले मत देखो, जिसको देखना है अच्छी बात है। अब 11th केमिस्ट्री नहीं है, ये 12th फिजिक्स का डेरिवेशन। तो अब हमें डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करने के लिए पोस्टुलेट के बाद अगर कैलकुलेशन ऑफ बोर इक्वेशन के पास जाएंगे, थोड़ा मैंने यहाँ से लिया। अब हमें डेरिवेशन करेंगे बड़े सिस्टमेटिक कूल टाइम तरीका से, देखो डेरिवेशन को। अब हमें क्या कहेंगे बेटा डेरिवेशन में, मैं ये कहूँगा कि डेरिवेशन जो बोर मॉडल में होगा, सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम में बनाता हूँ कि ये होता है एटम यानी ऑर्बिट है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस। जो सेंटर में होता है न्यूक्लियस एंड इसमें से इसी न्यूक्लियस से लेके मान लो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक का दूरी क्या है, रेडियस होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसी रास्ते में घूमता है, इस रास्ते में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ई है,
तो न्यूक्लियस का चार्ज होता है Ze। न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर के हिसाब से न्यूक्लियस का चार्ज होता है Z एटॉमिक नंबर इंटू चार्ज E। न्यूक्लियस का चार्ज Ze, प्रोटॉन उसके अंदर में है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो बेटा मैं अगर यही कहूँगा कि इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर में घूमता है, कुछ नोटेशन में यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो किसको घूमता है? न्यूक्लियस को घूमता है। तो न्यूक्लियस का चार्ज बेटा कितना है ना? न्यूक्लियस का चार्ज जो है हमारे Ze। सपोज मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अब आराम आराम से लिखो, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। बेटा जो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस को हमें बोलेंगे Q1, इसका वैल्यू होता है 2, इसकी वैल्यू होता है Ze। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन है ना उसके अंदर में, Ze। सपोज फिर मैंने कहूँगा कि चार्ज ऑफ, मैं ये कहूँगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कहूँगा? Q2 कहूँगा। दिस इज इक्वल टू E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज को एक E कहूँगा, यहाँ पर हुआ। अब जब इलेक्ट्रॉन बेटा घूमेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स आर, मैं कभी कभी बोलूँगा तो लिख लेना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट हैज ए पोटेंशियल एनर्जी, यानी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डेवलप्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डेवलप्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये बात लिखोगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है ना? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो इन बात को अगर हमें तरीका से लिखेंगे ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 आ गया प्रोडक्ट में, इन्वर्सली में स्क्वायर मैंने बता दिया, इन्वर्सली में मैंने स्क्वायर बता दिया, इन्वर्सली में मैंने स्क्वायर बता दिया। इसको मैंने आगे अगर जाऊंगा तो एफ इक्वल टू आ गया के, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू 9 × 10⁻9 वैल्यू पुट करेंगे, के आ जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R²। आप इसको ये समझ में आ गया। तो आगे जाके हम क्या करेंगे, Q1 Q2 बटा R² ये हो गया। इसको हमें Q1 Q2 का वैल्यू थोड़ा पुट कर देंगे। मैंने जाएगा कम के लिए इधर से कर दूंगा, इट इज इम्प्लाइज करके मैंने वाइट में लिखूंगा एफ इक्वल टू के आ गया बेटा, इंटू Q1 का चार्ज Ze होता है, ये आ जाएगा Ze इंटू E बटा R²। ठीक है। अब फोर्स के लिए हम स्क्वायर लेते हैं, एनर्जी के लिए स्क्वायर नहीं होता, R होता है। तो यानी मैंने यहाँ पर फाइनली एक इक्वेशन बना के जाऊँगा, फाइनली एक इक्वेशन बनाता हूँ मैंने यहाँ पर, एफ इक्वल टू के जेड E² अपन R²। अब इसको एक इक्वेशन मैंने बना दिया। मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पर मेन इक्वेशन होगा उसको मैंने व्हाइट में लिखूँगा। ठीक है। अब मेरा ये इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। इलेक्ट्रॉन का ये फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, द सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मेंटेन्ड द रोटेशन और रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस। तो इसलिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हमें फिर कहेंगे एफ इक्वल टू, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बच्चे, आप सबको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ बोलते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है, पढ़ा था mv² r, mv² होता है। तो ये भी हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, इक्वेशन नंबर हो गया 2। इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स,
ये दोनों बराबर होते हैं। तो जब दोनों बराबर होते हैं हम कहेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, व्हाइट व्हाइट वाला है, मैं यहाँ रखता हूँ। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास है क्या आएगा, फोर्स को काट देंगे, यानी हमने यहाँ पर कहेंगे ए में भी स्क्वायर बटा आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको, हमने देखो इसको आर आर को कैंसिल करेंगे। जैसे ही हमें आर आर को कैंसिल करेंगे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा एम बी स्क्वायर बटा कुछ नहीं रहेगा, अभी कैंसिल हो गया वो, एम बी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बटा आर। यानी यहाँ पर जो इक्वेशन हमारा बन गया, ये इक्वेशन हमारा बन गया 3 नंबर इक्वेशन। ठीक है, छः इक्वेशन तक हमें जाएंगे, मेनली आगे साइड इक्वेशन बनेगा। तो एम बी स्क्वायर इजिकल टू आर आया। देखो सबसे पहले अगर बच्चा देखोगे, मैं सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करूंगा, फिर रेडियस फाइंड करूंगा, उसके बाद एनर्जी कैलकुलेशन होगा। ठीक है बेटे, एम बी स्क्वायर। अब देखो ये एम बी स्क्वायर, आर को मैं इधर ला सकता हूँ, आर को इधर ले आऊंगा, तो अब मैंने कहूँगा आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बटा एम भी स्क्वायर। यहाँ पर मैंने आर का भी एक इक्वेशन बना लिया। इस इक्वेशन को मैं कर दूंगा 4 नंबर इक्वेशन भी जरूरत पड़ेगा। अब 4 इक्वेशन के बाद मैंने 5th इक्वेशन को जा रहा हूँ। देखो कैसे, मैंने आर को इधर ले आया, एम बी स्क्वायर को इधर रख दिया। अब हमारी 4 इक्वेशन का क्या जरूरत पड़ेगा, ये जो आर जो है देख लो, मान लीजिए ये के न्यूक्लियस है, ये पहला आरबीटी, ये दूसरा आरबीटी, ये तीसरा आरबीटी, ये चौथा आरबीटी। सपोज न्यूक्लियस से लेके चौथा आरबीटी तक का दूरी ये क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा ना। दिस इज हमें कॉमनली कहते हैं RN। एन मतलब नंबर ऑफ कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एंड वहां से न्यूक्लियस के तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, राइट। फर्स्ट ऑर्बिट R1, सेकंड R2, ऐसे करके RN, ये RN ही है। आगे जब हमें जाएंगे बेटे R के पास है, अब हमें के नया टॉपिक देखेंगे, क्या नाम इसका बेटा रहेगा, 4 नंबर इक्वेशन हुआ है। हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम बोर क्वांटाइजेशन अकॉर्डिंग टू लिखोगे, ये बात लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू बोर क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट, अकॉर्डिंग टू बोर क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट क्या लिखोगे बेटे, एम भी आर इक्वल टू एन एच अपन 2 पाई। ये बिल्कुल करेक्ट है। यहीं से R इक्वल टू क्या होगा ना, R इक्वल टू एन एच अपन 2 पाई, एम भी को नीचे ले आएंगे, ये आ गया एम भी। अब ये एक R करके हमारे पास आया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 करा। जरूरी है ये इक्वेशन 5 है। अब ये दोनों R बराबर होने की वजह से मैं क्या करूंगा, यहां से आपका रास्ता खुल गया। देखो कैसे खुल गया, मैं अभी इन दोनों को इक्वेटिंग कर दूंगा। इक्वेटिंग करके जो 6 नंबर इक्वेशन आएगा वो वेलोसिटी वाला आ जाएगा। फिर 6 नंबर को यही 5 नंबर में पुट कर देने से मेरा रेडियस आ जाएगा, कहानी क्लोज हो जाएगा। तो अभी बात आता है, मैंने अभी R इक्वल टू 5 किया, मैं अब कहूंगा इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5 4 को इक्वेटिंग जब भी करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, जरा देखो, थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं। हमें 4 कहाँ है, यही है। तो थोड़ा सा छोटा करके मैं दोनों को मेरे सामने में रखना चाहता हूँ। तो जब दोनों को इक्वेटिंग करेंगे तो क्या आएगा बेटा, तो हमारे पास आएगा ये आर आर कट जाएंगे, यानी यही आएगा के जेड ई स्क्वायर बटा एम भी स्क्वायर 4 नंबर में इक्वल टू एन एच, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दूंगा एन एच बटा 2 पाई इंटू एम भी, यही आएगा हमारा। 4 5 को इक्वेटिंग करके इक्वेशन लाया। इस इक्वेशन लाने के बाद फाइनली क्या हो जाएगा, देखो इक्वेटिंग कर दिया, ये इक्वेशन आया। जरा देखो क्या होता है, मैंने अभी क्या करूँगा, ये एम भी स्क्वायर ये एम भी काट सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि इट इज इम्प्लाइज दैट के जेड ई स्क्वायर
अपन खाली भी बचा, एम भी इधर से कट गया, थोड़ा सा मैंने इधर से लाइन खींच देता हूँ, कट गया, तो इक्वल टू कितना बचा ना, चलो मैं इसमें बना देता हूँ एन एच अपन 2 पाई बचा, क्यों एम भी कट गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप देखो फिजिक्स के लिए डिराइव हो रहा है, फिजिक्स बच्चा थोड़ा टैलेंट रहते हैं, तो भी अगर हमें डायरेक्ट निकालूंगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर भी निकाल दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। चलो मैं कर ही देता हूँ, डायरेक्ट भी कर दिया फिर मैंने, चलो छोड़िए, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, बायोलॉजी वाले भी देखेंगे, v इंटू एन एच, आप ऐसे भी देख लो, v इंटू एन एच इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैंने v निकालूंगा क्या करूँगा ना, के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय एन एच आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एन एच आ जाएगा। ये इक्वेशन मेरा क्या बन गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ये 6 नंबर इक्वेशन है। अब बेटा 6 अंडे 5 है, 5 कहाँ गया मेरा, 5 अंडे 6, ये करेंगे पूरे इक्वेशन को, पूरे टॉपिक का समरी निचोड़ देंगे। मैं 5 के पास दोबारा आऊँगा, अब मैं 6 से वेलोसिटी को कंक्लूड कर देता हूँ, 6 इक्वेशन से वेलोसिटी की कहानी क्लोज करेंगे। देखो बेटा 6 इक्वेशन से जब मैंने वेलोसिटी जाऊंगा, मैं 6 को इक्वेशन को 5 में पुट करूंगा बाद में, ओके। अब क्या करूंगा, पहले मैं 6 को खत्म कर देता हूं, पहले 6 इक्वेशन के पास मैंने गया वेलोसिटी लेके। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन, देखो ऑर्बिट 1 2 3 4 5, जो ऑर्बिट है वो कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना है, वो न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे। अब ये जो भी है इसको थोड़ा टेक्निकली लिखेंगे। जैसे भी ये होता है, मैंने क्या किया, जेड को बाहर कर दिया, एन को बाहर कर दिया, क्या बच गया, बच गया 2 पाई के ई स्क्वायर, इतना बचा, डिवाइडेड बाय एच बचा। किसको निकाल दिया मैंने जेड बटा एन को बाहर कर दिया, देख लो जेड बटा एन को उधर ले लिया। तो जैसे ले लिया, आप जरा नोटिस करो, ये जो वैल्यू होता है, इन सारे वैल्यू को जब मैंने पुट कर दूंगा, मैंने पुट करने का रास्ता आपको बताता हूँ। 2 वैल्यू ठीक है, पाई इक्वल टू 22/7 है, लिख दो, 3.142 कर दो, कोई बात नहीं। के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ पुट करोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलोम -2, यूनिट जरूरत नहीं अभी। ई 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर 2.56 इंटू 10⁻38 हो जाएगा। एच 6.624 या 6.63 ले लो, इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड कर सकते हो। इन सारे वैल्यू को पुट करने के बाद जरा कर लेना, ऐसा कर लेना, आपका नोट अच्छा रहेगा। तो सारे वैल्यू को पुट करने के बाद अगर मैं यहीं से वैल्यू को अगर थोड़ा दिखा दूं तुम्हारे लिए, ऐसा हो सकता है भूल गए होंगे, इसमें पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटे ना, 22/7 करो। के का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम -2, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कुलम कर सकते हो, जूल कर सकते हो। अच्छा, तो ये वैल्यू को सब, एज का वैल्यू कितना होता है बेटे 6.63 इंटू 10⁻34 जूल। आप ये वैल्यू को फिर इधर से कुलम के बजाय जूल ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर कुलम के बजाय जूल ले लोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो वैल्यू को इधर से पुट करने के बाद जो भी वेलोसिटी आएगा, इसका वेलोसिटी का नाम हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड जरूर आएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा, इंटू जेड अपन एन रहेगा, क्योंकि पता नहीं हमें कौन से एटम के लिए निकालेंगे। और एक बात बता देता हूँ बेटा, ये जो बोर मॉडल है सिर्फ एंड सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए सेटिस्फाइड था। मेरे पोस्टुलेट में लिखा हुआ होगा, हमने तो देखे नहीं ना, मैं समझाया, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस, एटम नहीं। कौन कौन है ना, एक तो H है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, एक हीलियम +1 उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, एक होता है लिथियम +2 उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, एक होता है बेरिलियम +3 उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। बस यही 3 आयन एंड 1 एटम के लिए बोर मॉडल सेटिस्फाइड है, बाकी किसके लिए नहीं।
अच्छा बेटा, अभी जो टॉपिक है हमारा ये आया, इतना आ गया। तो इस टॉपिक को मैंने ऐसे करता हूँ, v इजकल टू वी नॉट इंटू जेड अपन एन करके हम इसको इक्वेशन बना के रख देंगे। ये 6 नंबर का ए इक्वेशन है, 6A पार्ट कर दिया, क्योंकि ये मेरा जो है फाइनल इक्वेशन। हम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हैं, यही फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करके जब मैंने अपना सेल्फ क्वेश्चन कराऊंगा, सपोज मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ, आपसे न्यूमेरिकल हो जाएगा। मान लीजिए 6th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो कौन सा एटम है? मान लीजिए लिथियम 2+ है। मान लीजिए लिथियम 2+ है, इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट में घूमता है। तो बताओ उसके स्पीड कितना है, बताओ उसका स्पीड कितना है। मैंने डायग्राम में सारे न्यूमेरिकल कर दूंगा, मैंने डायग्राम में सारे न्यूमेरिकल कर दूंगा। अगर आप देखोगे कि छोटा सा क्वेश्चन से मैंने अभी न्यूमेरिकल कर नहीं रहा हूँ, एंड में करूंगा। तो मान लीजिए ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, ये पांचवा ऑर्बिट, ये छठा ऑर्बिट है। तो 6th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये कौन है? ये ना, ये लिथियम 2+ है ना सर। लिथियम 2+ मतलब Z3, इधर Z3 आ जाएगा। छठा ऑर्बिट मतलब N6, इधर 6 आ जाएगा। 3/6 मतलब 1/2, तो 1/2 इंटू 2.1 इंटू 10⁻6, द आंसर विल बी 2 कट जाएगा। सपोज कर लो 1 इंटू 10⁻6 यानी 1 मिलियन मीटर पर सेकेंड आंसर हो रहा है। अगर लिथियम 2+ का इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट में है, उसके वेलोसिटी 1 मिलियन मीटर पर सेकेंड है। ये है न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट, बता रहा हूं आपको, आ जाएगा बड़े आराम से। अब मैं बाद में बताऊंगा इन सब के बारे में। अब मेरा फॉर्मूला बेस्ट एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आ गया कि 6 नंबर का, मेरे को 6 ही मेन रखना है। तो ये वेलोसिटी आ गया न्यूमेरिकल करने के लिए, राइट, स्पेशल केस न्यूमेरिकल। अब मैंने ये वेलोसिटी को थोड़ा फिजिक्स के हिसाब से थोड़ा और डिराइव करना चाहता हूँ। जरा मैं चलता हूँ किसके पास से, थोड़ा और कुछ डिराइव करूंगा। 6 नंबर इक्वेशन क्या है? वी नो, फिर मैं कहता हूँ वी नो, इसको ऐसे करके दिखाता हूँ। देखो वी नो, हमें इसमें से क्या देखेंगे, v इजकल टू kz² 2π। तो मैं इधर से लिखता हूँ वी नो v इक्वल टू, ये वाला v इक्वल टू kz² 2π/NH। हमको ये पता है, मैं इससे दूसरा डेरिवेशन करने जा रहा हूं। हमको पता है v इजकल टू kz²/2e, kz² 2π/NH, ये भी है। मैं अभी क्या करने वाला हूं, देखो इसके अंदर में, ये फिजिक्स में है, v इजकल टू, मैं क्या करूंगा, z एंड n को बाहर करता हूं, ठीक बेटा। 2π/H इंटू Z/N। मैं बीच वाला से ला सकता था, मैं दोबारा ऐसे कर दिया, Z/N। मैं अब आपको ये बोलूंगा फॉर हाइड्रोजन एटम क्या कहानी क्या है ना। हाइड्रोजन एटम के लिए मैं ये कहता हूँ फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए Z इक्वल टू 1 तो फिक्स्ड है, एंड लेट कर देते हैं, उसका ऑर्बिट एक नंबर है, एंड लेट n इक्वल टू ऑल्सो 1, n इक्वल टू ऑल्सो 1। मैं अभी फॉर्मूला डिराइव करता हूं, कैसे फॉर्मूला आएगा, इधर देखो। v क्या होता है बेटे ना, ये जो v होता है ये 2π रख दिया, 2π k² रख दिया, h रखा, इंटू z की जगह में 1 पुट करूंगा, n की जगह में 1 पुट करूंगा। लेकिन मैंने क्या किया, देखो मैंने पहले 1 एंड 1 पुट किया था। अब मैं क्या करूंगा, इधर c मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी c मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं इधर से 1 को मैंने c कर दिया, इधर से भी c कर दिया। जब मैंने c कर दिया, c के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, देखो कहानी कहां तक जा रहा है। तो वेलोसिटी इक्वल टू, इस वैल्यू को जब मैंने सॉल्व करूंगा, इन वैल्यू को जब मैंने सॉल्व करूंगा, इसके वैल्यू आएगा 1/137। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, मैं अभी बता रहा हूं, इंटू c। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, डिवाइडेड बाय 137। दिस इज इक्वल टू
2.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ये भी वही वाला बात हुआ। एंड इस वैल्यू को हमें क्या कहेंगे, पहले से इसको डिराइव किया था, लिया था, अब ये है। इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम, इनरमोस्ट ऑर्बिटी सबसे नीचे वाला, इन पहला ऑर्बिटी, इज द 137 टाइम्स लेस देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। जो मैंने बोला उसको लिख भी लो। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इनरमोस्ट ऑर्बिट इज 137 टाइम्स लेस देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। दोबारा कहता हूँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनरमोस्ट ऑर्बिट इज 137 टाइम्स लेस देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ लाइट 137 टाइम्स लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड लाइट वेलोसिटी से 137 टाइम कम है। ओके, ये भी आ गया। तो इस तरीका से ये एक तरीका हमारा प्रूव हो गया है। जैसे ही प्रूव हो गया, ऐसा करा था पहले भी, ऐसे ले लिया था मैंने, ये वैल्यू को मैंने पहले उस वैल्यू को काउंटिंग करके भी पुट कर दिया था। अब दूसरे तरीका से भी आ गया, ताकि 137 कहानी तुम्हारे सामने में आ गया वेलोसिटी के बारे में। अब मैंने क्या बोला था, अब मैंने बोला था यही कि मैं 6 को लेके 5 में पुट कर दूंगा, मुझे रेडियस कैलकुलेशन मिल जाएगा। यही बोला था। मैंने क्या करूंगा, 6 को लेके 5 में पुट कर दूंगा, तो 6 को लेके 5 में पुट कर दूंगा। पुटिंग द इक्वेशन 6 ऑन इक्वेशन 5 वी गेट, क्या करेंगे, पुटिंग द इक्वेशन 6 ऑन इक्वेशन 5। इसको जरूर लिखना पड़ेगा। मैं इसको कैसे आगे लूँ, क्योंकि इक्वेशन फिर याद रहना चाहिए ना फिर। चलिए मैंने यही रखता हूँ, आपको बड़ा करके रखा इधर से, 5 को मैं दिखाऊंगा, तभी बात बन पाएगा। देखो मैंने यहाँ पर कर रहा हूँ, आगे आपका नीचे लिखो, पुटिंग द इक्वेशन 6 ऑन इक्वेशन 5 वी गेट। ये आपका डेरिवेशन में रहेगा। वी गेट क्या हम पाएंगे ना, रेडियस इक्वल टू NH अपन 2 पाई MV, ये निकला था एंगुलर मोमेंटम से। तो V को पुट करेंगे, कहाँ गया हमारा 6 नंबर इक्वेशन, ये है 6 नंबर इक्वेशन। V किधर है ना, MV यहीं पर, ये छोटा वाला V है, ये वाला V के अंदर में पुट करेंगे। ये था इक्वल टू NH अपन 2 पाई इंटू A में रह गया। जो V हमें पुट करेंगे, V कहाँ पर, ये वाला V है ना, जो पुट करेंगे NH ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा NH अपन KZE² इंटू 2 पाई, ऐसे आ गया। यानी ये R का वैल्यू ये आया। तो दोबारा दिखाते हैं R क्या हो जाएगा ना, NH² H² डिवाइडेड बाय 2 पाई था, 2 पाई था, क्या कर देंगे 4 पाई स्क्वायर इंटू A में तो रखेंगे, फिर KZE², तो ये रह गया R का वैल्यू। अभी यही R का वैल्यू हमारे क्या करेगा, ये R का वैल्यू जो है हम लोग के, ये R का वैल्यू हम लोग के क्या करेगा बेटा ना, रेडियस निकालने के लिए मदद करेगा। क्या करूंगा, मैंने N² को एंड Z को अलग कर दूंगा। कैसे करूंगा ना, ये जो R इक्वल टू मैंने खाली रखा H², Z भी निकाल दूंगा, 4 पाई स्क्वायर रखा, 4 पाई स्क्वायर, A में इधर रखा, K को भी रखा, Z निकाल दिया, एंड E² रखा इंटू N² अपन Z, इसको बाहर कर दिया। जब इन वैल्यू को मैंने पुट करूंगा, एज का वैल्यू पता है कितना, 6.63 इंटू 10⁻34, 4 पता है, पाई पता है, M पता है, K पता है, सब लिखा हुआ है। A में होता है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, मास को आपको लेना होगा इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद सारे वैल्यू पुट करने के बाद है, ध्यान दो, पुट कर रहा हूँ, एज का वैल्यू आपको पता है 4 पाई M, M वैल्यू कितना है, डेरिवेशन M वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31। इस सारे वैल्यू पुट करने के बाद ये जो रेडियस आएगा
ये आर नॉट आ जाएगा इंटू एन स्क्वायर अपन जेड, यानी हमारा रेडियस ये आर एन हो जाएगा। रेडियस का फॉर्मूला निकल गया, बेटा। इन सब वैल्यू को पुट कर देने से ये रेडियस आ जाएगा आर नॉट। अब ये आर नॉट का कहानी क्या होता है, जरा इधर से देखो। आर नॉट का कहानी क्या हो जाएगा ना, मान लीजिए ये एक ऑर्बिट है, ये एक न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये होता है आपका फोर्थ ऑर्बिट। सपोज इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, फोर्थ ऑर्बिट में है, तो न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, R4 बोलेंगे। तो R4 इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपन जेड, तो ये एन स्क्वायर अपन जेड क्या होगा ना, आर नॉट तो ठीक है, इंटू एन स्क्वायर, एन 4 है यानी 16, जेड कौन है ना, एटम को देखना पड़ेगा जेड के लिए। जेड क्या लूँ, चारों में से कोई एक लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, क्या लेना चाहोगे, जो भी बोल दो। बेरिलियम 3 प्लस ले लो, लास्ट वाला। तो सपोज इसको हमें अगर बेरिलियम 3 प्लस लेंगे तो आप ये समझ लो जेड 4 हो जाएगा, इसमें जेड आ जाएगा 4, तो यानी ये हो जाएगा आर नॉट इंटू 4, ये बन गया इसकी कंसेप्ट है, 4 आर नॉट बन गया। तो अब मैं यही कहना चाहता हूं, इस फॉर्मूला से कंक्लूजन कर दूंगा, रेडियस एंड उसको लेके फॉर्मूला में मेरा रेडियस तो निकल गया इसके अंदर में, रेडियस वैल्यू। अब ये जो आर नॉट वैल्यू होता क्या है, अब ये आर नॉट का वैल्यू कितना होता है ना, आर नॉट क्या है ना, ये जो आर नॉट का वैल्यू, इन सबको जब सॉल्व करेंगे, किस किस को, अब देख लो किस किस को सॉल्व करेंगे, आर नॉट जो निकला था, ये पूरे वैल्यू को जब सॉल्व कर देंगे, H4 पाई एम के ई 4 के स्क्वायर, आर नॉट का वैल्यू आ जाएगा 0.0529 नैनोमीटर, दिस इज इक्वल टू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, दिस इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर, दिस इज इक्वल टू 53 पिकोमीटर लगभग। तो ये जो वैल्यू आर का होता है आप कैसे भी कर सकते हो, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, उसको मीटर में आप एक्सप्रेस करके भी क्वेश्चन कर सकते हो। आर नॉट का वैल्यू कोई बड़ी बात नहीं है, सब वैल्यू मैंने बोल दिया, उसको पुट करके आर नॉट वैल्यू आ जाएगा। अब आर नॉट वैल्यू आ जाने के बाद हमें रेडियस निकाल देंगे। ये आर नॉट है क्या, जरा मैं आपको क्लैरिटी पिक्चर बना देता हूँ। मैं पिक्चर, चलो एनर्जी कैलकुलेट कर देंगे फिर पिक्चर बनाएंगे, थोड़ा सा देख लोगे। अगर ये होता है मान लो ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस है, ये होता है दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट जो भी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन फास्ट ऑर्बिट में घूमता है तो न्यूक्लियस से फास्ट ऑर्बिट का दूरी आर नॉट होता है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ये जो आर नॉट जो होता है बोर रेडियस, हाइड्रोजन एटम Z1 N1, तब होता है आर नॉट। आर नॉट जो है वैल्यू जो है वो बोर रेडियस, हाइड्रोजन का फास्ट ऑर्बिट में जो रेडियस है वो आर नॉट। फिर उसका वेलोसिटी कितना होगा ना, हाइड्रोजन का फास्ट ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है वो वी नॉट, जो पहले मैंने बोला था ना वी नॉट। दोनों फार्मूला क्या है अभी अभी पढ़ाया, आर एन इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपन जेड, एन जेड तो हमको मेन कहानी होता है, तो फिर v इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड अपन एन। तो हमें यही दोनों फार्मूला अब तक पढ़े हैं। इसी से वी नॉट फिक्स है, आर नॉट फिक्स है, खेल करेगा न्यूमेरिकल में एन एंड जेड। आपको एन जेड पता करके न्यूमेरिकल को यूं कर दोगे, कोई बड़ी इशू नहीं है। मैं केमिस्ट्री ढंग से न्यूमेरिकल करा दूंगा, आसान हो जाएगा। आज अब जब हमें करेंगे, अभी हमें क्या तक किए हैं बच्चा, अगर हम जब जाएंगे कहाँ तक जाएंगे, अरे इधर रखते हैं, अब हम कहाँ तक जाएंगे ना, हम चले जाएंगे अब इसके पास है, इसके पास हम जाएंगे, कहाँ तक चले गए थे, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। 5 और 6 नंबर इक्वेशन हमारा कहाँ है ना, 5 इक्वेशन होता है, 4 गया, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 आया हमारा एंगुलर मोमेंटम से, तो फिर याद हो जाएगा। एंड इक्वेशन नंबर 6 होता है ये वाला, ठीक है। ये जो 5 इक्वेशन आएगा एंगुलर मोमेंटम, ये तो इसके ऊपर एक और भी मैंने के रेडियस के लिए निकाला होगा फार्मूला, ये वाला। अब ये जो फार्मूला आएगा 5 6 हो चुका है, मैंने अगर पुटिंग कर दिया दोनों को इन इक्वेशन के अंदर में, बेटा मैंने इनको दे रहा हूँ 7 नंबर इक्वेशन। मुझे 7 नंबर इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा जब मुझे एनर्जी कैलकुलेट करना होगा।
एनर्जी कैलकुलेट करना होगा, मुझे 7 नंबर इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा। अब हमें ये 7 नंबर इक्वेशन लेंगे यहाँ से, तो अब हमने क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करने जाएंगे। ये जो आर वैल्यू को हमें पुट करके एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसको राइट में कर लेता हूँ ताकि इक्वेशन मुझे मेरे पास रहे, तो फिर मैं आराम से एनर्जी कैलकुलेट करूँगा। इनको यहीं से बटन खींच दूँ, ठीक है। मुझे आर की जरूरत पड़ेगा। बेटा जब एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कौन सा ऑर्बिट में कितना एनर्जी है, पोस्टुलेट में पढ़ के आए हैं कि डिस्क्रीट एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी, बदलेगा नहीं वो एनर्जी, क्वांटाइज्ड एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। तो वो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बेटे, जब मैंने एक ऑर्बिट लेंगे, अब पहले हेडिंग लिख दो, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। आपने एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं ना। जब ऑर्बिट के अंदर में न्यूक्लियस होते हुए इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा, इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी कितना होगा ना, टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर ई को मैंने, टोटल को मैंने ई लूंगा, काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिखूंगा हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखूंगा बेटा ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का घूमते वक्त। वो पहला इक्वेशन देख लो, पहला इक्वेशन में क्या था, के जेड ई स्क्वायर अपन एनर्जी कर रहा हूं, आर स्क्वायर नहीं है, आर है। एनर्जी के लिए आर आता है, फोर्स के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ में आर स्क्वायर आता है, तो ये आर है। अब हमें जब देखेंगे, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कैसे बच्चा काउंटिंग करेगा, पहले जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने लिया था, मैग्नीट्यूड लिया था फोर्स निकालते वक्त, तो ई ले लिया प्लस में। अब यहाँ पर जो मैंने काउंटिंग करूँगा कैसे ना, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर होगा, आपको वैसे करने से समझ नहीं आएगा, मैंने एक स्टेप को हटा के आपके सामने में दिखाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखो क्या होता है, ई टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ mv², करेक्ट है, हाफ mv², सही है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो क्या आएगा ना, के आएगा, चलो ठीक है, 2e आएगा। ये 2e किसका, न्यूक्लियस का चार्ज, सॉरी 2e लिख दिया मैंने, जेड ई, ये जेड ई किसका आएगा, जेड ई न्यूक्लियस का चार्ज इनटू माइनस ई, ये माइनस ई किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। यहाँ पर एनर्जी के टाइम पे इलेक्ट्रॉन को माइनस लेना जरूरी है। तो अब यहाँ पर जब एनर्जी हमें निकालेंगे टोटल, यानी ये आ जाएगा mv²/2, माइनस हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद, अच्छा इसके बाद मैंने आर लिया था, माइनस हो जाएगा के जेड ई²/r। देख लो इक्वेशन को क्या हो गया, ये माइनस है, अच्छा ये mv², ये था mv²/2। अच्छा जब यहाँ पर एक क्वेश्चन सी और हमें देखना पड़ेगा, एक सेकेंड बेटे, एनर्जी कैलकुलेट हो रहा है, ये था माइनस के जेड ई²/2। मैं काम करता हूँ, ये जो चीज़ों को ना, कोई बात नहीं यहीं से रख दूंगा, आप समझ जाओ। mv²/2, mv² का वैल्यू कितना है, आपने शायद देखा होगा इक्वेशन नंबर 3 या 2 में, mv² का वैल्यू कितना था ना, जो E इक्वल टू mv² का वैल्यू था के जेड ई²/, mv² का वैल्यू था r, अब ये आ गया 2r। बेटा mv² का वैल्यू मैंने क्या पुट करा, मैंने शायद आपका जो पहला शुरू का डेरिवेशन कर रहा था, जो mv²/r इक्वल टू 2k जेड ई²/r² था, एक r कट गया था, यानी mv² का वैल्यू था कि 2k जेड ई²/r। तो k जेड ई²/r को मैंने पुट कर दिया mv² के वैल्यू की जगह पे, k जेड ई²/r पुट कर दिया, माइनस के जेड ई²/r, ये आ गया। अभी ये वैल्यू, ये 2 डिवाइडेड है, यानी इसका कितना हो जाएगा आपको समझ में नीट बच्चे, क्योंकि मान लो ये 10,
ये 5 है, तो -5 होगा। तो एग्जैक्टली ये हो जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बटा 2r। कंफ्यूज नहीं होना इसमें से कैसे 2r हो गया, ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा 1/2 डिवाइड हुआ है इसमें। तो फिर इस तरीका से ये एंड ये मिलने से ये हो जाएगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ई एनर्जी कितना आ गया बेटा मेरा ना, एनर्जी आ गया हमारे पास है, ये ई एन भी ले सकते हैं, तो ये एनर्जी का इक्वेशन आ गया। अब ये आर के जगह पे जो आर था मैंने पुट करूंगा। कौन सा आर था हमारे पास है, मैंने लिया था ए वाला जो आर नहीं था, 7 नंबर इक्वेशन, 7 नंबर इक्वेशन को पुट करूंगा। कहाँ गया, इधर देखो, ये 7 नंबर इक्वेशन था, ये और छोटा नहीं हो रहा है। 7 नंबर इक्वेशन को पुट करेंगे बेटे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर वाला, ठीक है। यहां से भी छोटा कर सकते हैं। अच्छा, अभी जब हमें बेटा ये जो इक्वेशन को पुट करेंगे तो ई एन के पास है, चलो पहले बाद में पहले इसको पुट करते हैं, फिर बाद में उनसे लेंगे। ई एन इक्वल टू माइनस लगा दिया, के लगा दिया, जेड ई स्क्वायर कर दिया मैंने, जेड अपन 2 कर दिया। अब आर को उधर से ले आके पुट करूंगा। आर कहाँ पर है, आर देख लो का एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यानी उल्टा जाएगा, नीचे आर था 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, इसको यहां रख देते हैं, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यही था, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्या हो जाएगा, ये 2 इस 2 में कट जाएगा, ई एन तो पता ही होगा सबको, ये 2 जब कटेंगे और में बाकी कितना बच जाएगा, के है, इधर के है तो माइनस रखूंगा, देखो फाइनल फॉर्मूला के स्क्वायर, ठीक है। के स्क्वायर के बाद ये 2 बचेगा, 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एम ई फोर्थ स्क्वायर एंड स्क्वायर था, फिर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जेड, ये जेड रहेगा। अब ये फार्मूला क्लियर हो गया, के आ गया, देख लो बेटे। अब हमें इधर से जा सकते हैं, फार्मूला के पास है आराम से, ये हमारा फार्मूला आया। अब इन फार्मूला में जेड वैल्यू पुट करें ना करें, सारे वैल्यू पुट कर दूंगा। एक बार पहले बार मैं पुट करता हूँ, इक्वल टू इट इज इम्प्लाई दैट के का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁻9, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, एम का वैल्यू कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ई का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम या जूल जो भी ले लो, एन एच का वैल्यू कितना है 6.623 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये सारे वैल्यू को पुट करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, जरा देखो इसमें अंदर में कितना आएगा वैल्यू, इनको सारे वैल्यू को पुट कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगा, ये जो आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻18 आएगा अपन एन स्क्वायर इंटू जेड, जेड स्क्वायर होगा शायद फार्मूला में, मैंने नहीं लिया होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। फार्मूला में एक जेड इधर था, एक जेड इधर था, तो पक्का जेड स्क्वायर था, तो इसके अंदर में हमने जेड स्क्वायर लेंगे। ये पहले आंसर याद था इसलिए डेरिवेशन को क्लियर कर दिया। अरे तो अब देखो क्या होता है, हमारे पास एन स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया, तो ये हमारा फाइनल फार्मूला रहा। अब देखो ये फार्मूला हमने केमिस्ट्री में यूज करते हैं बट वैल्यू सेम है, केमिस्ट्री में यूज करते हैं। जरा देखो पहले एनर्जी, अब कैसे होगा ना, यही एनर्जी को मैंने फिजिक्स के लिए अप्लाई करूंगा। ये एनर्जी का यूनिट क्या होगा बेटे, जूल पर एटम, क्या होगा ये जूल पर एटम होगा, जूल पर एटम। अब एक एटम अगर मैं कहूँगा इसको
चेंज करने के लिए एनर्जी कैलकुलेशन में वो भी हो जाएगा। एक एटम के लिए इतना जूल, तो एक मोल के लिए कितना जूल, फिर किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो मैं इसको करूँगा -13.6 अपन एन स्क्वायर इंटू जेड। जेड एन रखेंगे क्योंकि कोई भी हो सकता है। अगर फिजिक्स के लिए हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन होगा तो आपका जेड हो जाएगा 1। तो फिजिक्स के लिए खाली 13.6 अपन एन स्क्वायर लेते हैं। 13.6 अपन एन स्क्वायर, जेड 1 होता है, हाइड्रोजन होता है फिजिक्स का। तो हमें पूरा लेंगे, कोई भी एटम हो सकता है क्वेश्चन के लिए, जेड एटॉमिक नंबर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये फिजिक्स के लिए यूज करते हैं बेटे, बार बार कह रहा हूँ, ये केमिस्ट्री के लिए यूज करते हैं, सेम वैल्यू है। ये जूल पर एटम में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है। अगर हम कहेंगे -1312 अपन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, मैंने स्क्वायर नहीं लिखता हूँ, जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल। फिर अगर मैं यही एनर्जी को कहूँगा, ये एनर्जी को कहूँगा कि मैंने -138.2 के आसपास हो जाएगा। ये एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा किलो कैलोरी पर मोल। कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इस तरीक़े से हमने जो एनर्जी का फाइनल कंक्लूजन था, मैंने हर प्रकार का एनर्जी काउंटिंग कर लिया। तो ये जो समरी हमें क्या देखा, अगर हमें समरी देखेंगे, समरी में हमें क्या देखेंगे बेटा, समरी के अंदर में हमारे पास क्या कंक्लूजन आया, समरी के अंदर में हमने क्या कंक्लूजन आया कि अब हमें इधर से हमें देखेंगे कि नया पार्ट को जाके देख सकते हैं कि हमारे पास जो समरी आया, ठीक है, हमारे पास जो समरी आया, तो ये समरी के अंदर में हमारे पास है क्या आया कॉन्सेप्ट के अंदर में। मैंने सबसे पहले बोला कि जो वेलोसिटी होता है Vn इक्वल टू V0 इंटू जेड अपन एन, फिर बोला रेडियस इक्वल टू R0 इंटू एन स्क्वायर अपन जेड, फिर बोला एनर्जी इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये था एनर्जी कैलकुलेशन का जो समरी। और भी कुछ बहुत था जो मैंने अभी लिखा था कि En इक्वल टू -13.6 अपन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हमको यही दोनों चाहिए, केमिस्ट्री के लिए ये यूज करेंगे, फिजिक्स के लिए ये वाला यूज करेंगे, तो हमारा कहानी अच्छा रह जाएगा। तो इस तरीक़ा से यही है हमारी बोर मॉडल का डेरिवेशन। अब हमें इनके ऊपर क्वेश्चन से करेंगे। तो क्वेश्चन के लिए जल्दबाज नहीं करेंगे, मैं काम करता हूँ एक और वीडियो बना के इनके समरी को दिखा के एक न्यूमेरिकल क्लासेस दूंगा। उस न्यूमेरिकल क्लासेस में जो सेकंड क्लासेस था, जो हॉट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नीट जेई का, सबको कंबाइन कर दूंगा, वो एक वीडियो बना दूंगा। इसमें से हमारी कहाँ तक क्लियर हुआ ना, हमारे पास प्रीवियस जो टॉपिक हमें जाएंगे, तो इसके अंदर में थोड़ा बड़ा ये हो गया था, तो इस तरीक़े से हमारे ख़त्म हो गया है, ज़्यादा हो गया इस पेज में। इसके हिसाब से हमारा बोर मॉडल के टॉपिक के पोस्टुलेट के साथ है, हमने और क्या कर दिया, बोर मॉडल के पोस्टुलेट के साथ हम लोग ने डेरिवेशन भी कर लिया। बोर के सारे इक्वेशन, एनर्जी, वेलोसिटी एंड सारे इक्वेशन जो थे बोर के इक्वेशन में, ये सब कुछ हो गया है। आप देख सकते हो इसके अंदर में सारे सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। इस तरीक़ा से आप धीरे धीरे घुमा के भी चेक कर सकते हो। मैंने एक बार चेक कर लेता हूँ, आप नोट अगर नहीं किए होंगे, शायद कर लिया होगा साथ साथ में। तो इस तरीक़ा से ये आपका सारे डेरिवेशन, सारे चीज़ें क्लैरिटी हो गया है। अब मैं न्यूमेरिकल के लिए एक क्लासेस रखूँगा जिसमें सारे क्वेश्चन से करा दूंगा। उसके बाद हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे। आप ओडिशा वाला विद्यासार चैनल को देखते रहो, आपका सारे कंसेप्ट जो भी वीडियो मैंने बनाऊंगा वो क्लैरिटी कर दूंगा। थैंक यू।